तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं तो वो हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं और उनको थोड़ा सा विस्तार से समझने भी वाले। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, उस्ताद मंसूर खां जो थे वो एक चित्रकार थे। ठीक है। अब किसके शासनकाल में चित्रकार थे, तो मैं आपको बता दूं, ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। और बादशाह ने उन्हें एक विशेष उपाधि भी दी गई थी। कौन सी उपाधि थी? उनको उपाधि दी थी नादिर उल अस्त्र। ठीक है। उल अस्त्र, ये आप लिख लेंगे। नादिर उल अस्त्र की उपाधि से इनको बादशाह ने नवाजा था। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तृतीय पानीपत का युद्ध किन के बीच में हुआ और कब हुआ, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो हम बात करते हैं ये कब हुआ था। ये हुआ था 14 जनवरी। ठीक है, जनवरी। जल्दी से आप लोग को पता है तो क्वेश्चन कमेंट करके बताएं हम लोग को। 1761 में, मैं बता दे रहा हूँ। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। ठीक है। इस युद्ध में इसका परिणाम क्या रहा था? इसका परिणाम था मराठा सेना बहुत बुरी तरह से हार गई थी, पराजित हुई थी। इसमें यदि हम लोग बात करें तो मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ। ठीक है। तो मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? भाऊ ने। और इसका परिणाम क्या था? मराठा सेना बहुत बुरी तरह से हार चुकी थी। यदि हम बात करें उस समय मराठा का पेशवा कौन था, तो उस समय मराठा का पेशवा थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अपने हल किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सब लोग को पता होगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें थोड़ी सी, तो जो 1613 में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि अकबर का मकबरा मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। कब बनवाया था? 1613 ईस्वी में। और इसकी विशेषता यह है कि गुम्मद विहीन है और बलुआ पत्थर के से निर्मित इस मकबरे का दरवाजा है। और इसके चारों चार सुंदर मीनारें जो है वो संगमरमर की बनी हुई हैं। इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। 1613 ईस्वी में बनाया था, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जरूर रखिएगा इसको। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? सभी को इसका आंसर पता होगा। यदि पता है तो कमेंट करके हमें जल्दी से बता दें। तो मैं इसका सही आंसर दे दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी मतलब इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो जीटी रोड के बारे में यदि हम लोग बात करें तो शेरशाह द्वारा निर्मित 4 सड़कें प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? पहली सड़क सोनार गांव बंगाल से आरंभ होकर आगरा, दिल्ली व लाहौर होती हुई सिंधु नदी पर समाप्त हुई। ठीक है। ये 1500 कोस लंबी सड़क। ठीक है। इसी सड़क को शाह आजम के नाम से जाना जाता था पहले, और जिसको आज जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक होती हुई निकलती है। तो जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सोनारगांव बंगाल से आरंभ होती है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, सोनारगांव बंगाल, और ये आगरा से दिल्ली और लाहौर होती हुई सिंधु नदी पर समाप्त हुई। ठीक है, सिंधु नदी पर ये समाप्त हुई। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 कोस। पुराना नाम क्या था इसका? सड़क ए आजम के नाम से इसको जाना जाता था, और इसी का नाम बदल करके इसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्टकट में जीटी रोड भी बोला जाता है। ठीक है। निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जीटी रोड की। और अब दूसरी सड़क की बात करें तो इन्होंने एक सड़क बनवाई थी जो आगरा से बुरहानपुर होती हुई आई थी। तीसरी सड़क बनवाई थी आगरा से जोधपुर व चित्तौड़गढ़ तक, और चौथी सड़क जो बनवाई थी वो लाहौर से मुल्तान तक इन्होंने निर्माण की थी। शेरशाह सूरी ने 4 प्रसिद्ध सड़कों का निर्माण कराया था। जीटी रोड उनमें से प्रमुख रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? जल्दी से कमेंट करके आप हमें आंसर दे दीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब से कब तक चला, कब कंप्लीट हुई है बनकर? तो ये 1572 से काम चालू होकर के 1585 तक ये काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 1585 में ये बन करके तैयार हो चुका था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने इसका निर्माण कराया था। और मैं आपको बता दूं, सीकरी में ही अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था, जिसे वो अति शुभ मानता था, इसलिए इसने यहाँ पर अपनी राजधानी भी स्थापित कर दी थी। ठीक है, बात करते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा? सन छठवां क्वेश्चन है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, या दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब से कब तक बैठा ये? 1210 से 1236। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। 1210 से 1236 तक दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, और यदि एक क्वेश्चन बन के आता है कि अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जो शम्स सिराफ अफीफ जो थे, उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, परंतु जिनमें से एक ही शम्स तारीख फिरोज शाही आज की डेट में उपलब्ध है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शम्स सिराफ सरास शम्स सिराज अफीफ, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने तारीख फिरोज शाही ग्रंथ की रचना की थी। आठवें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर था ए, बलबन। बलबन ने जो है पारसी पर्व नवरोज को भारत में चालू किया था। ठीक है, अब यदि बलबन की बात करें तो बलबन दिल्ली का एक सुल्तान था, जो 1266 से 1286 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, बलबन की बात हो रही है। 1266 से 1286 तक दिल्ली का सुल्तान रहा, दिल्ली की गद्दी पर ही बैठा। इसके अलावा उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा भी, जो कि एक ईरानी प्रथा है, की शुरुआत जो है दरबार में करी थी, जिसे गैर इस्लामी समझा जाता था। ठीक है, तो नवरोज के साथ साथ इसने सिजदा और पाबोस की भी प्रथा का भारत में प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नौवें क्वेश्चन की। राजस्व सुधारों का सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों किसने चलाया सबसे पहले? तो इसका सही आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मतलब बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने, ये जो पहले शासक थे जिनके जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व एवं राज्य वित्त व्यवस्था का व्यापक रूप से पुनरावलोकन किया था, और उसने अपने व्यापक अधिनियमों के द्वारा उन्हें एक नया जो है स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, और उसने एक विश्वा नाम की एक मानक इकाई का भी निर्माण किया था। ठीक है, विश्वा नामक एक जो इकाई है, उसने चलन शुरू किया था, विश्वा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन भी बन के आता है, विश्वा नामक की जो एक मानक इकाई, इसका निर्धारण किसने किया था? इसका निर्धारण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। चलिए, तो राजस्व सुधारों का सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हो जाए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मुगल भारत कब आए, किस युद्ध के तहत मुगल राज्यों की नींव जो है भारत में पड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था, या कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, कभी कभी डीप में डेट भी पूछ लेते हैं सन के साथ साथ। 21 अप्रैल 1526, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। यह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो एक अफगानी था, और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। ठीक है, कब लड़ा गया था? 1526। डेट की बात करें तो डेट थी 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल। और इसके साथ साथ बाबर ने जो ये युद्ध जीता था, इसके साथ साथ दिल्ली ही नहीं बल्कि धीरे धीरे लोधी साम्राज्य के समस्त भागों पर इसने अपना अधिकार जमा लिया था, और यहीं से भारत में जो है बाबर और मुगलों की जो है नींव पड़ी थी। चलिए क्वेश्चन 11वें की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 11वां क्या है हमारा?
तो 11वें क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसका वास्तविक नाम तिमुचिन था? ठीक है, तिमुचिन की बात हो रहा है तो किसका वास्तविक नाम तिमुचिन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंगेज खां ए। चंगेज खां इसका सही आंसर हो जाएगा। चंगेज खां का जन्म हुआ था 1155 ईस्वी में। ठीक है, चंगेज खां का जन्म 1155 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम तिमुचिन था। इनके पिता की बात करें तो ये येगुसी बंगातुर इनके पिता का नाम था, जो बागातोर मंगोल अमीरों का लोकप्रिय नाम हुआ करता था। योगी सी बंगातुर जो है तो वो इनके बंगातुर जो है एक मंगोल अमीरों का लोकप्रिय नाम हुआ था। इसका अर्थ होता था वीर, या वीर जैसे बहादुर जो नाम होता है, इसका ये अर्थ होता था। तो सही आंसर हो जाएगा चंगेज खान, इनका सही नाम था। पुराना नाम वास्तविक तिमुचिन था और इनका जन्म हुआ था 1155 में। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? बहुत ही फेमस ग्रंथ है। जब सबसे पहले कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसके रचयिता थे सी जयदेव, इसका सही आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता थे जयदेव। जयदेव जो है संस्कृत के प्रख्यात कवि थे और संस्कृत के आखिरी कवि भी यही थे जो इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, जयदेव संस्कृत के जो महाकवि थे वो राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, जयदेव बंगाल के राज दरबार में 5 रत्नों में से भी एक थे। ये इनकी एक प्रमुख विशेषता हम लोग याद रखेंगे कि जो बंगाल के राज दरबार में 5 रत्नों में से एक रत्न जयदेव थे, और ये राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि भी थे, जो वैष्णव भक्त और संत के रूप में सम्मानित और बहुत ही प्रख्यात कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मीर जुमला की मृत्यु का कारण बना? तो इससे पहले हम लोग बात करते हैं मीर जुमला कौन था, इसका पूरा नाम क्या था। तो मीर जुमला का पूरा नाम था मीर मोहम्मद शहीद। ये जो एक हीरे के व्यापारी थे और बाद में गोलकोंडा के वजीर बने थे। और उस गोलकोंडा के वजीर बनने के बाद मुगल शहंशाह मुगल बादशाह की शाहजहां की शरण में पहुंचे, और जहां उन्हें बड़े वजीर का पद मिला था। तो ये हो गए मीर जुमला, जिनका पूरा नाम था मीर मोहम्मद सईद, गोलकोंडा के वजीर। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से रोग में इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु हुई थी प्लूरिसी रोग के कारण। अब आप बोलेंगे प्लूरिसी रोग कौन सा होता है? तो जो मानव शरीर में फेफड़े और छाती के बीच अंदरूनी दोहरी परत ढकने वाली एक पतली झिल्ली होती है, इस झिल्ली में यदि कोई संक्रमण हो जाता है तो वो प्लूरिसी रोग कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम इतनी ही बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता था? मुझे ऐसा लगता है आपको सभी को इसका सही आंसर पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शाहजहां के काल को संगमरमर का काल भी कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। ठीक है, इसके बारे में यदि हम लोग पढ़ें तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, इनकी 20 वर्ष की आयु में आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो से इनका विवाह हुआ था 1611 में। ठीक है, इनके बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। इन्होंने संगमरमर का इनका काल संगमरमर का काल कहा जाता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कहाँ पर उतरा था, जो पुर्तगाली एक नागरिक था। ठीक है, पुर्तगाली नाविक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट बंदरगाह। इसका सही आंसर है सी, कालीकट बंदरगाह में प्रसिद्ध पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत में उतरा था। ठीक है, कालीकट को कोलिकोड भी कहा जाता है, जो कि केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। ठीक है, कोलिकोड का अर्थ होता है काक दुर्गा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोलिकोड। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो कालीकट के जो अंतिम नरेश चेरासन पेरूमल था। ठीक है, इसका अंतिम नरेश कौन था? चेरासन पेरूमल। यदि हम लोग बात करें 1486 ईस्वी की, तो प्रथम यूरोपवासी जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा भारत आया था 1486 ईस्वी में, और उसके तत्पश्चात 1486 वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1486 में, और 1525 तक पुर्तगालियों का भारत में व्यापार शुरू हो गया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों की व्यापार का सबसे बड़ा कारण था
प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो भारत आया था, कहाँ उतरा था? कालीकट बंदरगाह में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप बोलें तो इसका पार्ट 2 जरूर हम लोग लेकर के आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।